नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं गौरव तिवारी की मृत्यु की मिस्ट्री का दूसरा एपिसोड। पिछले एपिसोड में हमने जाना कि किस प्रकार से गौरव तिवारी की ही टीम में से राज नाम के एक व्यक्ति, जो कि इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी में काफ़ी समय से काम कर रहे थे और काफ़ी सारे केसेस अकेले के दम पे सुलझा चुके थे, गाजियाबाद पहुंचते हैं मालती नाम की एक महिला के घर पे, जो कि डाइवोर्स्ड थी अपनी 2 बच्चों के साथ और एक नौकरानी के साथ अपने 3 BHK के लेविश घर में रहती थी। कुछ टाइम से वो अपने घर में अजीब व गरीब चीज़ नोटिस कर रही थी। किसी की प्रेजेंस भी उन्होंने अपने घर पर देखी थी। इसीलिए उन्होंने IPFs में आने की इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी में फ़ोन करके राज को अपने घर पर बुलाया था। राज जैसे उनके घर पर गए थे तो उनको भी क्लियर प्रेजेंस फील हुई थी। सिर्फ फील ही नहीं हुई थी, बल्कि उन्होंने शैतान को अपनी आंखों से देखे थे। मैं थोड़ा सा अब आपको एक्सप्लेनेशन के साथ बताता हूँ कि वो इस घर में पहुँचे थे, अपनी चीज़ें वहाँ पे सेटअप किए थे, ऐसी चीज़ें जिससे वो भूतों की प्रेजेंस को देख सकते हैं, ऐसी मशीनें वहाँ पर सेटअप कर दिए थे कि बस अभी वो टेंशन फ्री होके अपने कमरे में सोने जा ही रहे थे कि अचानक से वहाँ की लाइट गोल हो जाती है। जैसी लाइट गोल होती है, उन्हें समझ में आता है कि कोई तो है जो रो रहा है। वो बड़े ध्यान से उस आवाज़ को सुनने की कोशिश करते हैं। वो ये पाते हैं कि एक बच्चे के रोने की आवाज़ है। एक बच्चा जो अच्छा 6-7 साल का होगा, ज़ोर ज़ोर से थोड़ा दूर रो रहा है। फिर उन्हें समझ में आता है कि वो आवाज़ उनके बहुत नज़दीक आ गई। और जैसे ही वो लाइटर जलाते, क्योंकि वहाँ पे अंधेरा हो चुका था, लाइट गई थी, तो वो देखने के लिए लाइटर जलाती हैं कि कौन मेरे पास में रो रहा है। तो क्या देखते हैं, एग्जैक्टली उनके सामने एक आदमी खड़ा हुआ है जिसकी लाल लाल आंखें चमक रही है, सामने के दांत टूटे हुए इस प्रकार से हाथ घिस रहा है और इनको बड़ी ही गुस्से में कह रहे हैं, चले जा यहां से, चले जा। और फिर एक लाइटर अचानक से बुझता है, बहुत जोर से चीखने की आवाज सुनाई देती है और सब कुछ ब्लैंक। वहीं पर हमारा पहला एपिसोड, इस मिस्ट्री का पहला एपिसोड यानी कि पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। अब आगे बताता हूं ये आवाज क्या थी। ये आवाज क्या थी, ये राज को खुद को समझ में नहीं आया। राज का कुछ सेकंड के लिए उस आवाज को, उस चीख को सुनकर दिमाग हो गया फ्रीज, क्योंकि वो आवाज किसी औरत की नहीं थी, वो आवाज किसी आदमी की थी। फिर भी राज कंफर्म करने के लिए, मालती जी, मालती, आप ही चिल्लाई क्या, कहां पर है आप? मालती का कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था, जबकि मालती उसी कमरे में थी और एक फ्लिकर के साथ लाइट आ जाती है। अभी तक अंधेरा था, लेकिन अब जैसे उन्होंने पूछा, मालती जी आप यहीं पे है क्या, यहीं पे है क्या, और मालती का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, लेकिन लाइट का रिस्पॉन्स आया। लाइट फ्लिकर करी और आ गई। और जैसे ही लाइट आई, वो क्या पाते हैं कि मैं वहां पर नहीं खड़ा हूं जहां पर मैं आया था। ये वो अपार्टमेंट ही नहीं है, ये इनके इमेजिनेशन में, या फिर ये जो देख रहे हैं, दूसरी बार प्लेस बदल रहा है। मतलब ये आए थे उस फ्लैट में, 602 नंबर का ये फ्लैट है, वहां पर आए थे। फिर कुछ सेकंड के लिए लाइट गई, इन्होंने लाइटर जलाए, देखने की कोशिश की है कि किसके रोने की आवाज़ आ रही, तो ये अपने आप को कहीं और पाए। और फिर जब लाइटर बुझ गया और वापस से लाइट आई, तो ये अपने आप को फिर से कोई और ही अलग जगह पाए। ये एक बहुत ही बड़ा सा कमरा है और ऐसा लग रहा है ये कोई अपार्टमेंट, कोई बिल्डिंग नहीं, बल्कि किसी के घर का कमरा है। वो साफ साफ देख रहे हैं कि उनके बिल्कुल सामने ही एक आदमी जोर जोर से रो रहा है, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे और मेरे बच्चे को जाने दो। और उनके सामने एक लंबा चौड़ा प्रॉपर एक जिन है, समझ लो। उनको लिटरली उनके ऊपर हावी होने के लिए आ रहा है, उनको मारने के लिए आ रहा है। ये राज खड़े खड़े अपनी आंखों से देख रहे हैं। आखिरकार वो तड़पते रहे, वो चिल्लाते रहे, वो माफी मांगते रहे, हमें छोड़ दो, हमने कुछ नहीं किया। वो छोटा सा बच्चा, वो आदमी उस जिन से माफी मांग रहे, पता नहीं किस चीज की। और फाइनली उस जिन ने उनके ऊपर वार कर दिया और फिर एक बहुत जोर से वापस से चीखने की आवाज सुनाई दी और फिर से सब कुछ ब्लैंक। राज कुछ बोलना चाह रहे थे, कुछ समझना चाह रहे थे, क्योंकि ये जो हो रहा है ना, ये उनके सेंसेस से बाहर की चीज है। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि साला मैं यहाँ पे खड़ा हूं और अचानक से मैं पहुंच कहां जा रहा हूं। पहले मैं एक अंधेरे कमरे में पहुंच गया था जहां पे मुझे लाल आंखों वाला शैतान दिखाई दे रहा था, और अब मैं कोई उजाले कमरे में, कोई एक दूसरे घर में पहुंच गया हूं जहां पे एक आदमी अपने बच्चे को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। साला मेरे साथ चल क्या रहा है? राज ये सब कुछ सोच ही रहे, समंजस में पड़े हुए, घबराहट के मारे उनकी हार्ट बीट इतनी तेज हो गई है कि मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता कि राज को ऐसा फील होता है कि उनको कोई हिला रहा है। राज को कोई हिला रहा है, वो हिल रहे हैं, उनको फोर्स लग रहा है यहाँ पे।
बोले ये क्या चल रहा है। राज की लिटरली घबराहट के मारे धड़कन बंद हो सकती थी, लेकिन इससे पहले ही राज को आवाज सुनाई देती है, मिस्टर राज, मिस्टर राज, आप ठीक तो है ना, राज। और राज को एक झटका सा लगता है और वो अपने प्रॉपर सेंसेस में आते हैं। राज इस वक्त अपने आप को एक कमरे में पाते हैं। इस कमरे में मालती उनके सामने खड़ी है और मालती के एग्जैक्टली पीछे एक और औरत है जो बिल्कुल डरी सहमी दरवाजे से चिपकी हुई। राज हड़बड़ा के उठ जाते हैं कि ये मैं फिर से कहां पे आ गया, ये तीसरी बार हो जाएगा मेरी जगह बदलेगी। मालती कहती है, राज सब कुछ ठीक है, आप सामने वाले हॉल में अपनी मशीन सेटअप किए ही थे कि आप वहां पे बेहोश हो गए थे। हमने फिर आपको उठाने की बहुत कोशिश की है, लेकिन आप उठ ही नहीं रहे थे। आपकी सांसें इतनी धीमी चल रही थी कि हमको तो लगा कि सांसें रुक गई है। फिर ये मेरी काम वाली है सुमिता, इधर आ। सुमिता वो जो दरवाजे के पीछे खड़ी हुई थी ना घबराती हुई, जिसको उठते से ही राज ने देखा था कि ये कौन औरत है करके, वो आती है और ये बताती है मालती कि सुमिता और मैंने आपको उठाकर ये गेस्ट रूम तक लेकर आए हैं और फिर बस आपके सामने बैठे हुए थे और लगभग आधे पौन घंटे हो गए कि आप बस हिल रहे हैं, आंखें ऊपर करके हिल रहे हैं। हमको लगा पता नहीं आपको हुआ क्या है, हम तो हॉस्पिटल फ़ोन करने ही वाले थे, लेकिन आप उठ गए, आप प्रॉपर उठ गए। राज बोलता है, पता नहीं इस घर में क्या है, लेकिन एक चीज़ मैं कह सकता हूँ, इस घर में किसी एक हाथ आत्मा का प्रेजेंस नहीं है, बल्कि यहाँ पे कई सारी आत्माएं हैं और बहुत खतरनाक है। अब इस कमरे में, इस घर में एक मिनट भी बिताना हमारे लिए सेफ नहीं रहेगा। मालती कहती है, लेकिन मिस्टर राज मैंने ये घर खरीदी हूँ अभी भी, और मेरे पास जितनी भी सेविंग थी मैंने आपको बताई ना, सब कुछ लगा दी हूँ मैंने इस घर के पीछे, मैं कैसे छोड़ सकती हूँ। राज कहते हैं कि या तो अपने बच्चों को और अपनी जान बचा लो, या तो इस घर के मुंह में रह जाओ। मेरी बात मानो तो अभी के अभी चलो यहाँ से बाहर, चलो चलो जल्दी निकलो, मुझे फील हो रहा है ठंडक बढ़ रही है, कुछ तो है जो हमारे नजदीक आ रहा है। राज हड़बड़ाते हुए भाई मालती को, काम वाली सुमिता को, दोनों बच्चों को उठवाते हुए बिल्डिंग से बाहर निकल जाते हैं। अब बिल्डिंग का जो गार्डन एरिया जैसा वगैरह नहीं बनाते क्या सोसाइटी वाले, वही बिल्डिंग के गार्डन एरिया में बेंचेस लगी हुई है, वहाँ पर ये मालती के साथ बैठे हुए हैं और बिल्डिंग की तरफ ही देख रहे हैं। देखो बाहर से देखने में ये बिल्डिंग कितनी नॉर्मल, कितनी ठीक ठाक सी नज़र आती है, लेकिन क्या तुम जानती हो मालती, इस बिल्डिंग के पीछे एक बहुत ही गहरा और बहुत ही डरावना राज छुपा हुआ है। वो राज इतना ज़्यादा स्कैरी है कि आपके घर को बिना क्लींस किए हुए वो ख़त्म नहीं होगा। वो आत्माएं यहाँ पर हमेशा हमेशा के लिए बस कर रह जाएगी। वो किसी भी कंडीशन में इस घर को, इस जगह को नहीं छोड़ेगी। उन आत्माओं से आप ये घर सचमुच में वापस लेना चाहती हो तो शुद्धिकरण तो करना होगा। मालती कहती है कि बिल्कुल मैं तैयार हूं शुद्धिकरण करने के लिए, लेकिन कुछ महीनों से, जब से मैं इस घर में आई थी तब से सब कुछ ठीक था, ये अचानक से क्या होने लगा, आप मुझे कुछ बताएंगे। राज बताते हैं कि देखिए, आप जब किसी भी घर में अचानक से आते हैं और वो आपका सेकंड हैंड लिया हुआ घर है, तो कुछ समय तो आत्माएं वहाँ पर एडजस्ट करके रहती हैं आपके साथ, लेकिन जब आप उस घर में चीज़ों में बदलाव लाने लगते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई पेंट आपने बदल दिए, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई नल लीक कर रहा था उसका लीकेज सुधरवा दिए, या फिर कहीं पे क्रैक था उसको ठीक करवा दिए, तो वो चेंजेस, भले ही वो अच्छे चेंज हो या बुरे चेंज हो, वहाँ पर रहने वाली आत्माओं को पसंद नहीं आते हैं। और अगर आपने बार बार ये चेंजेस किए और आपने पूरे घर के हुलिये को ही बदल डाले, तो वो आत्माएं आपके ऊपर क्रोधित हो जाएगी कि ठीक है तुम रह रहे थे तो रहो, हमारे घर को क्यों बदल रहे हो। और अब वो आत्माएं आपके ऊपर क्रोधित हो गई है और किसी भी कंडीशन में आपको उस जगह से भगाना चाहती, क्योंकि वो आत्माएं समझती है ये उनकी जगह है, ये उनका घर है, ना कि आपका। मालती कहती लेकिन इसमें मेरी क्या गलती है, ये किसका घर है, किसका इतिहास है, मुझे कुछ नहीं मालूम। मुझे सिर्फ एक चीज मालूम है, मेरा तलाक हो चुका है, मैं अकेली कमाने वाली, अकेले अपने बच्चों का पेट पालने वाली औरत हूं। जिंदगी भर की सेविंग मैंने इस घर को खरीदने में लगा दी थी, क्या है इसका इतिहास मुझे नहीं मालूम। राज कहते हैं कि चिंता मत कीजिए, इतिहास इसका तो है, बहुत स्कैरी है, लेकिन मैं अपनी टीम के साथ मिलकर सब कुछ ठीक कर दूंगा। राज बताते हैं कि जब कभी भी हम किसी भी जगह पर मतलब इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जाते हैं भूत प्रेतों की,
तो हम उस जगह का इतिहास थोड़ा पता करते हैं और मैंने पता किया ये जो बिल्डिंग है ये हमेशा से ऐसी नहीं थी। एक टाइम पर यहाँ पर एक बहुत बड़ा घर हुआ करता था, एक आलीशान घर, एक अमीर आदमी का, जिसकी पत्नी की मृत्यु काफ़ी पहले ही हो चुकी थी। वो अमीर आदमी अपने 6-7 साल के बच्चे के साथ यहाँ पर अच्छी खासी जिंदगी काट रहा था। एक दिन उसके साथ के कुछ लोग, उस अमीर आदमी के साथ के कुछ लोग कुछ तो भी गलत काम कमिट कर देते हैं, कुछ गलत कांड कर देते हैं। उस गलत कांड में एक आदमी की मृत्यु हो जाती है। इस चक्कर में इस घर का मालिक भी फंस जाता है, क्योंकि जिन लोगों ने किसी को मारे थे ना, वो इसके ही दोस्त थे। तो पुलिस मारने वालों को भी पकड़ के लेके जाती है और साथ ही साथ उसको भी। वो आदमी बोलते रहता है, अरे मेरा उस कांड से कोई लेना देना नहीं, आप लोग समझने की कोशिश तो कीजिए, मुझे छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। लेकिन आखिरकार वो इतना बुरा फंस जाता है, कोई उसके खिलाफ गलत गवाही भी दे देता है। इसके चक्कर में उस आदमी को कोर्ट के द्वारा ये फैसला दिया जाता है कि उसको सजाए ख़त्म कर दिया जाएगा। मतलब मैं क्लियर वर्ड नहीं बोल सकता। अब भाई ऐसी कंडीशन में वो छोटा सा बच्चा 6 साल का, जिसके बाप ने कुछ नहीं किया था, वो तो सज़ा में ख़त्म हो गया, उसको सज़ा मिल गई भाई। वो बच्चा अकेला रह गया 6-7 साल का अपने उस आलीशान घर में। उस बच्चे की देखभाल करने के लिए दिल्ली से उसका चाचा आता है। कुछ दिन तक वो बच्चे के साथ उस घर में रहता है और फिर फाइनली वो डिसाइड करता है कि इस घर में मुझे रहना नहीं है, मेरा भाई तो वैसे भी सज़ा के चक्कर में ख़त्म हो गया है, इस बच्चे को भी देखना है, तो मैं इस प्रॉपर्टी को बेच देता हूँ। अब उस प्रॉपर्टी के ऊपर किसी बिल्डर की नज़र बहुत पहले से थी, तो अभी जिसका ये घर था उसके भाई ने ये घर उस बिल्डर को बेच दिया और दिल्ली के लिए निकल ही रहा था कि एक सड़क हादसे में अचानक से एक ट्रक आया और वो छोटे से बच्चे के ऊपर से निकल गया। इस चक्कर में वो बच्चे की मृत्यु हो गई। अब वो जो घर था वो तो बिक गया था, बिल्डर ने अपने हवाले में ले लिया था। बिल्डर ने वो घर तुड़वाया और फिर ये बिल्डिंग बन गई। और उसी बच्चे की आत्मा और उसके ही बाप की आत्मा आपके घर में भटकती है अभी भी। तो मालती कहती है कि ये बड़ी अजीब बात है, पहले ये घर था, अब बिल्डिंग बन गई है जिसमें इतने सारे फ्लैट्स हैं, तो इतने सारे फ्लैट्स में वो मेरे ही फ्लैट में क्यों आकर भटक रहे हैं? पूरी की पूरी ज़मीन में उनका घर हुआ करता था ना, और पूरी उसी ज़मीन में ये पूरे इतने सारे फ्लैट बन गए, तो मेरे ही कमरे में क्यों आते हैं वो? मेरे ही साथ ऐसी क्यों एक्टिविटीज़ हो रही है मेरे ही घर पे? तब राज जो बताते हैं वो सुनकर मालती के हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं। राज बताते हैं कि मुझे सिर्फ इतना समझ में आ रहा है कि ऐसा आपके साथ सिर्फ और सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि वो जो घर था उस घर का नंबर भी 602 था और आपके फ्लैट का नंबर भी 602 ही है। मालती हो जाती है शॉक्ड, अब कुछ जवाब देने को बचा ही नहीं है। मालती को समझ में आ गया कि हो ना हो वो आत्माएं बस वो 602 के चक्कर में हमारे घर को भी हॉन्ट करके रखती है। ये कहती है कि कितनी आत्माएं होंगी यहाँ पर? राज कहते हैं कि इनिशियली तो 2 ही आत्माएं थी, लेकिन धीरे 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 करके मैं इतना समझ पा रहा हूँ कि आपके घर के अंदर कम से कम 12 आत्माएं अपना वास कर चुकी हैं, क्योंकि बहुत टाइम तक वहाँ पे कुछ कुछ कांड हुए हैं आपके सेटल होने से भी पहले। तो वहाँ पे धीरे धीरे करके इतनी निगेटिविटी बढ़ गई है कि 2 की जगह अभी 12 आत्माएं हैं और एक हाथ तो शायद जिन्न भी है जो उन सारी आत्माओं को कंट्रोल करके रख रहा है। इसलिए मैंने बोला जितनी जल्दी हो सके इस घर से निकलो, क्योंकि मुझे पूरा अंदेशा हो चुका है, मुझे पूरी आपके घर की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पैरानॉर्मल वर्ल्ड से जुड़ी हुई समझ में आ चुकी है। और उसके बाद अगर मैं वहाँ पर रहता, आप लोग वहाँ पर रहते, तो वहाँ पर रहने वाली आत्माएं और जिन सीधे सीधे हमको हार्म कर सकता था, इसलिए हम भाग कर आए हैं। खैर अभी जब तक शुद्धिकरण नहीं हो जाता आप उस घर में नहीं जाएंगे अगर आपको और अपने बच्चों को सही सलामत रखना है तो। ये बोलती बिल्कुल नहीं जाऊँगी। बस राज ये सारी बातें करके उनको बता देते कि आप अपने घर किसी फ्रेंड वेंड के घर पे रुक सकती हैं और वो अपने घर चले जाते हैं। अब रात भर सोते हैं और फिर अगला दिन निकलता है। राज सीधे गौरव को फ़ोन करते हैं, गौरव तिवारी को। तो गौरव बोलते हैं कि क्या हो गया आज अचानक से ऐसा कैसे फ़ोन कर रहे हैं? तो ये बताते हैं नहीं भाई गौरव आपकी ज़रूरत है मुझे, ऐसा ऐसा कांड हो गया है। तो गौरव बोलते हैं कि चलो ठीक है मिल के बात करते हैं। फिर गौरव जब राज से मिलते हैं तो पूरी A to Z जो भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी जो कुछ भी थी वो राज गौरव को बताते हैं। साथ ही साथ वहाँ पे जो मशीन्स, इक्विपमेंट्स लगाए थे
राज ने वो इक्विपमेंट्स में जो कुछ भी रिकॉर्ड हुआ था वो भी गौरव को दिखाते हैं। गौरव देखकर ये साफ साफ समझ जाते हैं कि प्रेजेंस तो 100% है और कई आत्माओं की है, और एक एक करके वहाँ पर रह रही आत्माओं ने ये मैसेज दिया है कि इस जगह को खाली करो, खाली करो। गौरव समझते हैं कि उस घर को खाली करना भी इतना आसान नहीं है, क्योंकि उस घर की मालकिन ने बड़ी मुश्किल से उस घर को खरीदी है। गौरव कहते हैं कि हम पूरी टीम के साथ जाएंगे और उसका जो घर है उसको शुद्धिकरण करेंगे, उसको क्लेंस करेंगे। तो बस क्या होता है, पूरी टीम के साथ वहाँ पर जाते हैं और अपने एंड से फिर गौरव तिवारी उस घर में जो भी कुछ करना था उनको कम्युनिकेट करके वहाँ की आत्माओं को भगाने की जो भी प्रोसेस रहती है, शांति करने की जो भी प्रोसेस रहती है, वो गौरव ने अपने हिसाब से किए और फिर वहाँ से लौटकर अपने अपने घर आ गए। गौरव ने मालती से कह दिया कि अब आप इस घर में आराम से रह सकते हैं, आपको वो आत्माएं परेशान नहीं करेगी। मालती को तो परेशान होना बंद हो गया, शायद वहाँ से आत्माओं की प्रेजेंस खत्म भी हो गई, लेकिन कोई तो एक शक्ति या शैतान या वही जिन्न था जो ऐसा माना जाता है कि गौरव के पीछे पड़ गया। उसको पसंद नहीं आया कि उसकी जगह को खाली करवाया गया। वो गौरव को धीरे धीरे करके हॉन्ट करने लगा, परेशान करने लगा। उसकी प्रेजेंस सिर्फ गौरव को ही नहीं बल्कि गौरव के पिताजी, माताजी और पत्नी को भी फील होती थी। गौरव के पिताजी कहते थे कि जब से गौरव ने वो वाला केस सॉल्व किए हैं तब से उनको भी ऐसा लगता है कि गौरव के आसपास आगे पीछे कोई ना कोई है जो दिखाई नहीं देता है लेकिन स्कैरी है। गौरव के पिताजी ये कहते थे। और गौरव भी इतने ज़्यादा लोगों से कटे कटे रहने लगे थे कि वो किसी से बातचीत नहीं करते थे, किसी से मिलते जुलते नहीं थे। जब भी इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी के टीम वाले गौरव को फ़ोन करते थे और मिलने के लिए बुलाते थे तो गौरव ये कह देते थे कि यार अभी अभी शादी हुई है, मैं कैसे मिल जाऊँगा, क्योंकि गौरव की जनवरी 2016 में ही शादी हुई थी और जो कुछ भी हुआ है मैं बता रहा हूँ आपको जुलाई का मैटर। अब बीच में उनको एक मौका मिलता है ऑस्ट्रेलिया जाने का, और ऑस्ट्रेलिया में एक टॉक शो था, उसका वो शूट करके आते हैं और फिर पूरी तरीके से वो घर पे ही रहना शुरू कर देते हैं। वो बाहर नहीं निकलते थे और अपने कमरे से भी ज़्यादा निकलते नहीं थे, लोगों से ज़्यादा बात भी नहीं करते थे और उनकी नींद भी पूरी नहीं होती थी। हर वक्त वो शिकायत करते रहते थे, खासकर अपनी पत्नी से, कि मुझे ऐसा लगता है कि कोई शक्तियाँ हैं जो पैरानॉर्मल वर्ल्ड में मुझे खींच रही हैं, मुझे कभी भी कोई भी हार्म कर सकता है। वो गौरव तिवारी जो किसी भी भूतिया चीज़ से डरते नहीं थे, वो अब इतने घबराने लगे थे कि उनका पूरा माइंडसेट ही चेंज हो गया था पैरानॉर्मल वर्ल्ड को लेकर। फिर आखिरकार 7 जुलाई की सुबह सुबह वो अपनी पत्नी से थोड़ी हल्की फुल्की बात करते हैं, कॉफ़ी पीते हैं और कहते हैं कि नहाने जा रहा हूँ, फिर आके खाना खाऊंगा सबके साथ और फिर दिन भर आराम करूँगा। नहाने जाते तो हैं लेकिन 5 मिनट बाद उनकी चीख बाहर आती है जिससे पूरा घर गूंज उठता है। और भागते हुए जब घर के सारे सदस्य बाथरूम के पास पहुंचते हैं, दरवाज़ा तोड़ते हैं और तो अंदर क्या देखते हैं कि गौरव मृत अवस्था में ज़मीन पर पड़े हुए हैं, मुंह बहुत बिल्कुल वाइडली खुला हुआ है और यहाँ पर ब्राउन कलर का एक निशान है। हॉस्पिटल जाते हैं तो ये घोषित कर दिया जाता है कि उनकी मृत्यु काफ़ी देर पहले यानी कि हॉस्पिटल पहुंचने से ही पहले हो चुकी है। इस घटना ने पूरे पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन के वर्ल्ड को हिला कर रख दिया था, लेकिन मानो या ना मानो ये गुत्थी आज भी क्लियर तरीके से नहीं सुलझ पाई है कि गौरव की असल मृत्यु जो हुई है उसके पीछे कौन सी शैतानी शक्ति का हाथ था या फिर कौन से केस के कारण वो शैतानी शक्ति इनकी लाइफ में जुड़ी थी। ये माना जाता है कि उनकी लाइफ का ये जो सबसे आखिरी केस था वो सबसे ज़्यादा स्कैरी था, क्योंकि उसमें ऐसी ज़िद्दी आत्माएं या फिर कह लो ऐसे प्रेत इन्वॉल्व थे जो अपनी जगह को नहीं छोड़ना चाहते थे। और गौरव की टीम ने उस जगह में इन्वेस्टिगेशन करके उसमें छेड़खानी करने की कोशिश किए थे, इन शॉर्ट ये कह सकते हैं। लेकिन असल सच्चाई क्या है ये पूरी दुनिया में कभी कोई पता नहीं लगा सकता। जितनी मुंह उतनी बातें होगी। 6000 केसेस थे, किस केस से क्या चीज़ रिटर्न आ गई भगवान जाने, लेकिन मैक्सिमम लोग इस केस को मेन कल्प्रिट समझते हैं। अगर आपको गौरव तिवारी की मृत्यु की मिस्ट्री वाला ये 2 एपिसोड वाला वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और ये भी बताना कि क्या आप गौरव तिवारी की ज़िंदगी से जुड़े हुए ऐसे और भी हॉरर केसेस जानना चाहते हैं जहां पर उनका सामना ना जाने कैसे कैसे शैतानों से, कैसे कैसे भूतों से हुआ है। तो भी आपकी राय मैं जानना चाहूँगा कमेंट सेक्शन में, ताकि मैं वैसे ही वीडियो आपके सामने लेकर आता रहूँ।
आज इसको यहीं पर ख़त्म करते हैं। अब तक देख लेते तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना। और इंस्टाग्राम और मेरी वेबसाइट की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इंस्टाग्राम में आप कुछ भी बातचीत करना हो तो लिख के भेज सकते हैं, और मेरी वेबसाइट में मेरी सर्विसेज और प्रोडक्ट्स चेकआउट कर सकते हैं। देखो फ़ायदा मिलेगा। बाकी कल फिर से मिलते, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।